चलो बेटा सवाल देखते हैं क्या है। ये 19 पेपर है रीनीट का, अपन सवाल चेक करें। तो ये सब देख लो, ये क्या है सर? ये सब मार्सुपियल्स ही तो हैं। ये सब क्या है? ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। क्या है ये सब? ये सब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। क्या है ये सब? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। ठीक है। और मुझे बताओ अगर ये ऐसा हुआ तो ये क्या हुआ सर? ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का है। ठीक है। और अगर ये ऐसा हुआ तो ये क्या है सर? ये है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब यहाँ क्या हो रहा है? यह हो रहा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये सब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। ठीक है। मार्सुपियल रैट लिखा है तो पता चल रहा है मार्सुपियल मोल है। मार्सुपियल मोल पता चल रहा है, मार्सुपियल रैट पता चल रहा है, मतलब ये सब मार्सुपियल्स हैं। ठीक है। क्या है ये सर? ये अडेप्टिव रेडिएशन ही तो है। ये अडेप्टिव रेडिएशन है। ठीक। अडेप्टिव में भी कैसा है? डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? वो बोल रहे हैं अडेप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर बनेगा पहला, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी जीवों में अनुकूली विकिरण। अपरास्तनी थोड़ी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है ही नहीं, अभिसारी थोड़ी है, मतलब ये कन्वर्जेंट थोड़ी है, डाइवर्जेंट है। तो ये वाला भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो आंसर बन जाएगा क्या? इसका आंसर बनेगा 1। ठीक है। अगला सवाल चेक करते हैं सर। प्रोब्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर व्हाट? डीएनए उंगली छाप में उपयोग किए जाने वाले प्रूफ क्या होते हैं? तो सर एकल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए, बिल्कुल सही बात है। एकल रज्जु की रेडियो सक्रिय डीएनए, बिल्कुल सही। डबल स्ट्रैंडेड कैसे यूज करोगे? वो बाइंड ही नहीं करेगा। ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव प्रोटीन तो बाइंड ही नहीं करती डीएनए से, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे यूज करोगे? वो बाइंड ही नहीं करेगा। तो मतलब आंसर क्या बन जाएगा इसका? 1। ठीक है। अगला सवाल देख लो बेटा, क्या पूछा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर अमोनोटेलिक? क्या पूछा है? अमोनोटेलिक पूछा है। निम्न में से किस जंतुओं का समूह प्रकृति में अमोनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जी होता है? क्या बोलोगे इसको? अमोनिया उत्सर्जी। क्या बोलोगे बेटा? अमोनिया उत्सर्जी पूछा है हमसे। ठीक है। चलो देखते हैं सर। यहाँ यही मिल गया, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कभी भी अमोनोटेलिक नहीं होते। मेंढक का ले लो एग्जाम्पल, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये यहाँ गलत हो गया, मतलब पहला वाला गलत हो गया। ठीक है। फिर मेमल्स यहाँ देख लो बेटा, और बर्ड्स देख लो, ये भी अमोनोटेलिक नहीं होते। ठीक है। मैनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये क्या हो जाएंगे? आपके अमोनोटेलिक हो जाएंगे। अनेक असल मछलियां, जलीय उभयचर और जलीय कीट, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आंसर बनेगा क्या? 3। अगला देख लो क्या पूछा है हमसे। अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स, बिल्कुल सही बात है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर का भार का लगभग 40 से 50% हिस्सा पेशियों का बना होता है, बिल्कुल सही है। ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इन रेस्टिंग स्टेट द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिन बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन इन द एक्टिन फिलामेंट। कैसा होता है ये? कैसा होता है ये? तो बोलना सर अगर हम बात करें कि ये एक्टिन है, ठीक है, तो एक्टिन में यहाँ पर होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। कैसे क्या होती है? मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ठीक। यहाँ पे क्या होता है? बोलना सर ये ट्रोपोमायोसिन है। ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ठीक। फिर ये टीपीटी है, ये टीपीसी है, और ये क्या है? तो बोलना ये टीपीआई है। ठीक। तो ये जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। विश्राम अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई, ट्रोपोनिन की एक उप इकाई टीपीआई, कौन सी वाली? टीपीआई, एक्टिन तंतुओं के मायोसिन बंधन बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक कर रखती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? सही। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लो। ड्यूरिंग मिक्यूरेशन द यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र निष्कासन के दौरान मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग अवरोधनी में क्या होता है? तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। और स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। ये क्या होगा? संकुचित। और ये क्या होगा? शिथिल। ठीक है। यही आंसर है। कहीं है ऐसा? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं,
रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, थर्ड आंसर आ जाएगा। संकुचित होता है और शिथिल होता है। Ribs are bicephalic because it has two articulation surfaces on its dorsal side। कहाँ होती हैं? डॉर्सल साइड पर होती है, मतलब पृष्ठीय सिरे पर होती है। पसलियों को द्विशिरस कहा जाता है क्योंकि इनमें दो संधियोजन सतहें होती हैं। कहाँ पर होती हैं? पृष्ठीय सिरे पर होती हैं। देखो सर, अगर मैं बोलूँ ये रिब है, ठीक है, तो ये रिब का पीछे वाला पोर्शन है, ये जाके कनेक्ट होता है कहाँ? वर्टिब्रल कॉलम पे, तो इसे बोलोगे क्या? डॉर्सल। क्या बोलोगे? डॉर्सल, ठीक है। और आगे अगर बात करोगे ना, तो यहाँ पे होती है हाइलिन कार्टिलेज। क्या होती है? हाइलिन कार्टिलेज। ये क्या है सर? हाइलिन कार्टिलेज है। और ये हिस्सा किससे जुड़ता है? ये हिस्सा जाके जुड़ जाता है आपके स्टर्नम से। किससे जुड़ जाता है? स्टर्नम या उरोस्थी से जुड़ जाता है। ये स्टर्नम से जुड़ता है। ये क्या है सर? ये हाइलिन कार्टिलेज है। और ये आपकी रिब है। रिब को हम बाइसेफेलिक क्यों बोलते हैं वो बता रहा हूँ। तो एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस यहाँ पर होती है और एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस यहाँ पर होती है। एक कहलाती है ट्यूबरकुलम। क्या कहलाती है? ट्यूबरकुलम। और एक कहलाती है कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम, ठीक है। तो दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं कहाँ पर? डॉर्सल साइड पर। ये रही दोनों, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 1। चलो अगले सवाल देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। सही बात है, उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है। बिल्कुल होती है सर, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। असर्शन इज राइट, ठीक। फिर अगला पूछ रहा था एक्शन पोटेंशियल इज इनफैक्ट टर्म्ड एज नो इम्पल्सेस। बिल्कुल सही बात है बेटा। क्रिया विभव वास्तव में तंत्रिका आवेग कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। अच्छा बताओ, यहाँ पे आप बात कर रहे हो सोडियम आयन के लिए पारगम्यता बड़ी जो वो क्षणिक होती है, मतलब वो जो परमिबिलिटी बड़ी है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और यहाँ आप उसका दूसरा नाम बता रहे हो। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन वो एक दूसरे की क्या नहीं कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न कथनों का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन करें। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। बेटा ये गलत बात हो गई, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। नेत्रोत्सेदी गेंगा थायराइड अल्पक्रियता के एक रूप है? नहीं, अतिक्रियता का एक रूप है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? गलत। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज आल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज, ये सही बात है, ठीक है। तो असर्शन गलत और रीजन सही। असर्शन गलत और रीजन सही। आंसर आएगा सेकंड। चलो अगला सवाल देखते हैं। द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कार्य क्या है? थर्मल रेगुलेशन, बिल्कुल सही बात है। ताप नियमन करता है। कंट्रोल ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, बिल्कुल सही बात है। एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करता है। फिर न्यूरो सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। बेटा शुरू करते क्वेश्चन नंबर कौन सा? 55 से। देखते हैं असर्शन रीजन क्या दे रखा है कि एंडोथीशियम लेयर ऑफ एंथर वॉल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी परागकोश की जो अंतस्थितियम परत होती है वो परागकोश की स्फुटन में भूमिका निभाती है। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि चारों परतों में से जो मुख्य परत जो कि स्फुटन में मदद करती है तो उसका नाम क्या है? एंडोथीशियम। क्या होगी? हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर को क्या करती है? एब्जॉर्ब, यानी जो आर्द्रताग्राही होती है। दूसरा रीजन क्या दे रखा है कि द हाइड्रेशन ऑफ एंथर कोज इट डेहिसेंस। बेटा हाइड्रेशन के कारण कभी भी डेहिसेंस नहीं होता है। जो डेहिसेंस होता है यानी जो प्रस्फुटन होता है या स्फुटन होता है वो असल में डिहाइड्रेशन के कारण होता है, यानी पानी की जल की जब कमी होती है इसके कारण जो है वहां पर डेहिसेंस होता है। हाइड्रेशन मतलब तो पानी का वहां जलीकरण होना, ठीक है। तो डेहिसेंस के लिए वहां पर डिहाइड्रेशन होना चाहिए, यानी असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है? वहां पर फॉल्स है बेटा। रीजन जो है वो क्या है? फॉल्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स व्हिच आर यूजफुल इन बायोगैस प्रोडक्शन। प्रोकैरियोट का वो समूह जो बायोगैस बनाता है। अब बेटा बायोगैस बनाने का काम मिथेनोजेंस का है, और उसमें भी हम एक फेमस बैक्टीरिया पढ़ते हैं मिथेनोकोकस या मिथेनोबैक्टीरियम। तो आंसर आएगा मिथेनोजेंस, जो कि किस में मदद करते हैं? बायोगैस प्रोडक्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? प्रेडेटर डिक्रीज द कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीशीज एंड मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। बेटा क्लास में हमेशा समझाया जाता था कि प्रेडेटर जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के अंदर
डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। अब प्रेडेटर डाइवर्सिटी को मेंटेन कैसे कर रहा है कि वो कंपटीशन की जो इंटेंसिटी होती है बिटवीन द प्रे स्पीशीज उसको क्या करता है, कम करता है। तो बिल्कुल सही है कि प्रेडेटर डिक्रीज द कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीशीज या डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीशीज एंड मेंटेन देयर डाइवर्सिटी, कि परभक्षी शिकार प्रजातियों के मध्य स्पर्धा को कम कर देता है जिससे उनकी विविधता बनी रहती है। अगला है रीजन कि प्रेडेटर आर एसेंशियल फॉर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। बिल्कुल, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसफर होगा, एनर्जी का। तो एनर्जी क्यों ट्रांसफर होगी, जब एक दूसरे पे फीड करेंगे, यानी फूड चेन के कारण हम बोलते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर होती है जिसमें मैटर के साथ साथ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो जब परभक्षी शिकार को खाएगा तो एनर्जी फ्लो जो है वो चलता रहेगा। तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसपोर्ट जो है किसके कारण हो रहा है, प्रेडेशन के कारण, यानी रीजन क्या है, सही है। ठीक है, तो हमने लिखा प्रेडेटर डिक्रीज द कंपटीशन बिटवीन द प्रे स्पीशीज एंड मेंटेन देयर डाइवर्सिटी बिकॉज प्रेडेटर आर एसेंशियल फॉर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। बेटा असर्शन रीजन सही है, लेकिन क्या ये रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल नहीं है। कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए हमें परभक्षी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके कारण वो कंपटीशन को कम नहीं करता है। कंपटीशन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं प्रेडेटर यदि प्रे को नहीं खाएगा तो उसका जीवन नहीं चल पाएगा, उसकी पद्धति आगे नहीं जा पाएगी। तो हम मान सकते हैं कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, यानी आंसर कौन सा आएगा बेटा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रायोफाइट रिजेंबल एल्गी इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। ब्रायोफाइट निम्नलिखित पहलुओं में शैवाल से मिलते जुलते हैं। देखो, ब्रायोफाइट और एल्गी दोनों में फिलामेंटस बॉडी होती है, दोनों में वस्कुलर टिश्यू होते हैं क्या, नहीं होते, यानी दोनों में संवहनी ऊतक की उपस्थिति होगी क्या, नहीं होगी। क्या दोनों में डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू रूट स्टेम लीफ, बिल्कुल एल्गी में होती नहीं है। एल्गी में जो एल्गी और ब्रायोफाइट है इनमें जो मुख्य काया है वो थैलसाब है बेटा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये भी गलत है। थैलस लाइक प्लांट बॉडी है दोनों में, एल्गी में भी और ब्रायोफाइट्स में भी। ब्रायो और एल्गी में दोनों में क्या है, पादप का है, थैलसाब है। और इनके पास रूट्स और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, नहीं बेटा, इनके पास रूट्स नहीं होती है, इनके पास संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, तथा बेटा यहाँ संवहनी ऊतक की बजाय आना था यहाँ पर कहीं ना कहीं मूल तंत्र, तो यहाँ पर ये मूल तंत्र भी नहीं होता, संवहनी ऊतक भी नहीं होते, दोनों ही गलत है। थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लेक ऑफ वस्कुलर टिश्यू एंड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये बिल्कुल सही है कि दोनों की काया जो है, दोनों में जो काया है वो थैलसाब है, संवहनी ऊतक दोनों में, और स्वपोषण बेटा यहाँ था संवहनी ऊतकों की कमी, क्या था, संवहनी ऊतकों की कमी, और सब बाद में आता स्वपोषण। तो इंग्लिश में ऐसा ही लिखा है कि इनका पादप का है थैलसाब है, यानी थैलस है, इनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होते और इनमें स्वपोषी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पादप का है थैलसाब है, यहाँ संवहनी ऊतकों की कमी है, और यहाँ स्वपोषण आता है, स्वपोषी पोषण होगा, तो यही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन 59 नंबर का, क्या बोला है कि बर्ड पोलिनेशन इज सीन इन पी एंड राइस, कि मटर और चावल में कली का परागण होता है। तो बिल्कुल सही बात है, मटर और चावल में क्या होता है बेटा, कली का परागण होता है। ठीक है, कारण क्या दे रखा है कि सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी इज एन इनब्रीडिंग डिवाइस। बेटा सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या होता था, जब सेम फ्लावर से कोई मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे पोलन ग्रेन आ जाता था तो वो उसे रिजेक्ट कर देते थे। यानी सेल्फ के लिए प्लांट क्या होता है, स्टेराइल होता है, खुद के लिए बंद होता है। जब प्लांट या फ्लावर खुद के लिए बंद होता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। और ये चीज जो है ये पर परागण को बढ़ावा देती है, ना कि स्व परागण को। और पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगी, सेल्फ पोलिनेशन को नहीं देगी। तो ये इनब्रीडिंग डिवाइस ना होते हुए क्या होगा बेटा, आउटब्रीडिंग डिवाइस होगा। यानी कथन जो है यहाँ पर वो सही है और कारण जो है वो गलत है, यानी कथन एक सही और कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन रीजन अगेन दे रखा है बेटा, क्या बोला है कि माइक्रोब्स लाइक वायरस वायरोइड, माइक्रोब लाइक वायरस वायरोइड एंड प्रायन कैन बी ग्रो ऑन अ न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनी। बेटा इनको हम देखो, माइक्रोब्स लाइक वायरस वायरोइड और प्रायन को यदि आप ग्रो बनाना चाहते हो तो वो डायरेक्ट न्यूट्रिटिव मीडियम पे ग्रो नहीं होते, उन्हें ऐसा न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए जो सेल युक्त हो, मतलब जिसमें सेल हो। तो जो हम बोल सकते हैं यहाँ जो न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए उसमें सेल होना जरूरी है। विदाउट सेल मीडियम ये कभी भी ग्रोथ नहीं करते, तो इनको हम नॉर्मल न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो नहीं करा सकते, ऐसे न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो करा सकते हैं जहां पर सेल है, तो कि सेल के अंदर इन्फेक्शन कॉज करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं।
ठीक है। अगला, माइक्रोब्स ओनली कॉज डिसीज इन एनिमल्स एंड प्लांट, दे नेवर यूजफुल फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बेटा बात करूं क्या कि ये केवल एनिमल और प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं? नहीं बेटा, सारे ऑर्गेनिज्म में करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी। और क्या ये जीवित जीव के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकता? अरे इवन हमारे लिए उपयोगी है। एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में जिसे हम कहते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो असर्शन और रीजन बोथ जो है वो यहाँ पर क्या है बेटा, फॉल्स है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है गिवन द बेसिस ऑफ इनपुट गिवन, वन कैन पुट द गिवन ऑर्गेनिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। अब देखो, सेल टाइप यूकैरियोट्स है, सेल वॉल प्रेजेंट है, विदाउट सेलुलोज है तो काइटिन हो सकती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक और सेप्रोफाइटिक है। अब देखो एक चीज समझो, यदि सेलुलोज की नहीं है तो प्लांट हट गए, सेल वॉल हमारे अंदर तो होती नहीं है, प्रोटिस्टा है, कुछ में प्रेजेंट है कुछ में एब्सेंट है, और वहां पर मल्टी सेलर नहीं है तो ये भी हट गया, बचा कौन? फंजाई। यानी कवक के अंदर सारे क्राइटेरिया कवक के लिए फिट बैठते हैं कि पोषण विधि, परपोषीय, बहुकोश की ढीला उत्तक है, केंद्र के आवरण उपस्थित है, कोशिका भित्ति उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन दे रखा है, क्या बोल रहा है बेटा कि ओनली द प्रोड्यूसर लेवल ऑफ जीएफसी इज कनेक्टेड टू डीएफसी। अब हम ये तो जानते हैं कि जीएफसी, डीएफसी ये सब मिलकर फूड वेब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड वेब। और फूड वेब इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन से मिलकर बना है, और ये इंटर कनेक्शन यानी जीएफसी डीएफसी मिलके खाद्य जाल बना रहे हैं। और खाद्य जाल बेटा है वो हर जगह आपस में जुड़ने से बनता है। तो क्या जीएफसी का केवल उत्पादक स्तर ही डीएफसी के साथ जुड़ता है? नहीं, हर स्तर पर जुड़ सकता है, उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, अन्य स्तर भी जुड़ सकते हैं। तो जीएफसी और डीएफसी आपस में किसी भी स्तर पर जुड़ सकते हैं। यहाँ केवल ये बोल रहे हैं क्या प्रोड्यूसर लेवल पे जुड़ सकता है, तो ये गलत है। रीजन क्या दे रखा है कि मैक्सिमम 6 to 8 ट्रॉफिक लेवल आर फाउंड इन जीएफसी। बेटा ये भी गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार जीएफसी में अधिकतम 3 से 4 पोषण स्तर हो सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब T1 से T4 पर जाते हैं हम, या T3 T4 तक जाते हैं, तो जीएफसी में जीव की जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वो बढ़ती जाती है। वो बढ़ती है, लेकिन ऊर्जा केवल कितनी % ट्रांसफर होती है? 10%। तो एक समय बाद ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, एनर्जी बहुत कम हो जाती है। इस कारण मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल कितने हो सकते हैं? 3 से लेकर 4। यानी ये भी गलत है। यानी बहुत कथनों कारण जो है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब टोबैको मोज़ेक वायरस पादप में रोग पैदा करने वाला है, या हम बोल सकते हैं डिसीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस है। तो टीएमवी हैज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नहीं बेटा, इनमें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड द्विरज्जु की नहीं होता है, एक रज्जु की होता है। इन जनरल प्लांट वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या प्लांट वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है? बिल्कुल। प्राय पादप वायरस में एक रज्जु की आरएनए होता है। क्या बैक्टीरियोफेज के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? बिल्कुल होता है। क्या इन जनरल प्लांट वायरस में आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? बिल्कुल होता है। अब बेटा ये जो लास्ट वाली लाइन है कि प्राय जंतु वायरस में एक रज्जु की अथवा द्विरज्जु की आरएनए और द्विरज्जु की डीएनए होता है, ये हिंदी की एनसीईआरटी ने गलत लिख रखी है। लेकिन आप इंग्लिश से मैच करोगे तो यही लिखा है और यही सही है। तो हमें इंग्लिश के अनुसार सही याद रखना है कि इनमें एक रज्जु की अथवा द्विरज्जु की आरएनए और द्विरज्जु की डीएनए होता है। क्या नहीं होता? एक रज्जु की डीएनए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा हमसे? द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। बेटा 8 वीक में बन जाते हैं, ठीक। तो क्या आएगा? दूसरे महीने में। किस माह के अंत में भ्रूण की भुजाओं और अंगुलियों का विकास हो जाता है? तो ये आएगा सेकेंड मंथ, ठीक है। फिर क्या पूछा हमसे? इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सही बात है। बेहतर जीवन सुविधाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल डालती हैं, ठीक है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। एक आदर्श गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ता के लिए हितकारी होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो, प्रभावी हो और इसका कोई दुष्प्रभाव ना हो। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल आ जाओ, देखते हैं क्या है। विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट गिवन इन अबाउट गिवन डायग्राम। दिए गए चित्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलो देखते हैं सर। माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन तथा एपिडर्मोफाइटन उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। एलर्जी नहीं है,
एलर्जी नहीं है। वुचेरिटिया बैंक्रॉफ्ट के द्वारा नहीं होती। ताप तथा नमीन की वृद्धि में सहायता करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ए और डी, मतलब आंसर होगा 3। अगला सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल है, देखते हैं क्या है। इफ 64% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस रिसेसिव। सर होमोजाइगस रिसेसिव की अगर बात करूं तो कितने परसेंट है, 64% है। ठीक है, मतलब ये आपको क्या दे दिया है बेटा, ये आपको क्यू स्क्वायर दे दिया है एक्चुअली। ठीक है, फॉर अ कैरेक्टर देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। हमको पी निकालना है, पी स्क्वायर का पी निकालना है एक्चुअली। ठीक है, पी निकालना है कि पी क्या है। ठीक, देखो सर कैसे निकालोगे, तो सर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 64%। ठीक है, मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.64। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, रूट 0.64, मतलब ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से निकालो P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो P हमको निकालना है, Q हमको दिया है 0.8, तो ये आ जा 1। P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, तो P इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, P स्क्वायर हो जाएगा 0.4। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 0.4 बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 4%। ठीक है, 4%, 1 आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या पूछा हमसे, मैच द कॉलम 1 एंड 2। ठीक है, निकाल लो सर। जेनेटिक जीन थेरेपी कहाँ यूज करते हैं, करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, मतलब B4, P हो गया 4। ठीक है, और बेटा B4 एक में ही है, सेकंड आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन नीट में मिल जाते हैं जनरली। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या पूछा है हमसे। ए वो सॉरी सी, जीएम प्लांट क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, तो सी इज व्हाट 1। ट्रांसजेनिक एनिमल्स स्टडी ऑफ डिजीजेस के लिए यूज करते हैं, मतलब डी इज व्हाट 2। और ए क्या हुआ, ए हो गया आपका 3 पीसीआर। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये रहा आंसर, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चेक करते हैं, क्या पूछा है। अंडर जिफ्ट प्रोसीजर जाइगोट और एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेर, कितनी ब्लास्टोमेर है बेटा, 8, कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। कहाँ डालोगे, फैलोपियन ट्यूब में। जिफ्ट प्रक्रिया में युग्मनज 8 कोरक खंडों तक के प्रारंभिक भ्रूण को कहाँ डालते हैं, तो अंडवाहिनी में डालते हैं बेटा। अगर 16 हो गया तो भ्रूण वहां डालोगे, यूट्रस या गर्भाशय में डालोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 3। अगला सवाल चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या बताना है, गलत बताना है। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। चलो देखते हैं, द F2 phenotypic ratio is 9:3:3:1, सही बात है। F2 लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 होता है, बिल्कुल सही। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉस, बिल्कुल सही बात है। इस क्रॉस के आधार पर स्वतंत्र वियोन के नियम को समझाया जा सकता है, बिल्कुल समझाया जा सकता है। ठीक है, F2 जनरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन F1 प्लांट विद वन ऑफ द 2 पेरेंटल प्लांट्स। ये वाली बात गलत होगी बेटा, ये क्या जो बता रहा है, ये बता रहा है हमको टेस्ट क्रॉस, क्या बता रहा है, टेस्ट क्रॉस, तो यही वाली बात गलत हो गई। ठीक है, द गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय F1 प्लांट्स आर ऑफ 4 टाइप्स इन रेशियो 1:1:1:1, सही बात है। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा। अगला आ जाओ, क्या बोला है, अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप हैज मदर विद बी ब्लड ग्रुप। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, मदर का ब्लड ग्रुप है बी, एंड फादर ऑल्सो विद बी ब्लड ग्रुप, तो फादर का ब्लड ग्रुप भी क्या है, बी है। और बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि मदर का जीनोटाइप हो IBI0 और फादर का जीनोटाइप भी हो IBI0। ठीक है, देख लो, यहाँ बनेगा IBIB, यहाँ बनेगा IBI0, यहाँ बनेगा IBI0 और ये बनेगा I0 ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप बी, इसका ब्लड ग्रुप बी, इसका ब्लड ग्रुप बी और इसका ओ बन जाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है बेटा, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा है, थर्ड आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर। चलो अगला सवाल चेक करते हैं, इन ए नॉर्मल कपल half of the sons are hemophilic while
half of the daughters are carrier, the defective gene is located on। एक सामान्य युगल में आधे संख्या में पुत्र हीमोफिलिक है। पुत्र क्या है? हीमोफिलिक है। आधे संख्या में मतलब 50% मेल जो है वो कैसा है? 50% मेल कैसा है? हीमोफिलिक है। क्या है? हीमोफिलिक। ठीक है। और आधे संख्या में पुत्रिया वाहक है। 50% फीमेल्स जो है वो क्या है? कैरियर है। ठीक, चलो सर चेक करते हैं। एक्स क्रोमोसोम फादर, तो अगर मैं बोलूं कि XHY है और फीमेल नॉर्मल है, ठीक है, तब क्या कंडीशन बनेगी सर? XHX XY और XY। ठीक है। बच्चे लड़के कहाँ हीमोफिलिक आ रहे हैं इसमें, मतलब ये वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। अब अगला चेक करते हैं। 1 X क्रोमोसोम ऑफ मदर, तो मदर के एक X क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया होना चाहिए। ठीक है। इसका क्रॉस करवा दो इसके साथ, नॉर्मल मेल के साथ, तो देखो सर XHX, फिर XHY, फिर ये आ जाएगा XX और ये आ जाएगा XY। सर दो में से एक लड़की कैसी है? करियर। दो में से एक लड़का कैसा है? डिजीज्ड। तो आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 73 सॉरी। क्या बोला है? फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटोनिमा। अब बेटा प्रोटोनिमा यानी मोस की प्रीडोमिनेंट लाइफ में, यानी जब मुख्य अवस्था नहीं आती उसके पहले दो युग्मकोद्भिद छोटी छोटी अवस्थाएं आती है। इसमें पहली है प्रोटोनिमा चरण या फिर तंतु चरण। तो ये सही है कि युग्मकोद्भिद का पहला स्टेज जो है वो कौन सा है बेटा? प्रोटोनिमा। और दूसरा कौन सा है? पत्तीदार या लिफी स्टेज। कारण क्या दे रखा है कि प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम गेमेट्स। अब बेटा प्रोटोनिमा डायरेक्ट गेमेट से डेवलप नहीं होते हैं, वो किससे डेवलप होते हैं बेटा? स्पोर से होते हैं, बीजाणु से होते हैं। तो सीधे युग्मकों से उत्पादित नहीं होते, किससे होते हैं बेटा? बीजाणु से। यानी कथन जो है सही है और कारण जो है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। विच पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज बीइंग डिस्क्राइब बाय द अबो स्टेटमेंट। उपरोक्त कथनों द्वारा उपत्वचीय उत्तक तंत्र के किस भाग का वर्णन किया गया? दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम एज एपिडर्मल हेयर। अब स्टेम पे एपिडर्मल हेयर के फॉर्म में है, हेयर के फॉर्म में है, तो उन्हें तो हम ट्राइकोम कहते हैं बेटा, त्वचारोम कहते हैं, पहले से आ जाएगा। यही मल्टीसेलर भी होते हैं अधिकांश, शाखित अशाखित, सॉफ्ट और स्टिफ दोनों हो सकते हैं। और ये जल के लॉस को यानी वाटर जल की हानि को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो विच पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज बीइंग डिस्क्राइब बाय द अबव स्टेटमेंट? तो आंसर क्या आएगा बेटा? ट्राइकोम, त्वचारोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वस्कुलर बंडल अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वस्कुलर बंडल पहली बार किसमें नजर आया बेटा? टेरिडोफाइट में। ये आएगा टेरिडोफाइट, दोनों ऑप्शन बन रहे हैं। हेट्रोस्पोरी पहली बार किसमें आई बेटा? टेरिडोफाइट। ठीक है। ज्यादातर होमोस्पोरस थे लेकिन कुछ कैसे थे? हेट्रोस्पोरस। पियर शेप्ड गेमेट आर फाउंड इन, तो पियर शेप्ड ब्राउन एल्गी में होते हैं। एंड ऊगेमी आर फाउंड इन वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। यानी आंसर कौन सा आएगा? थर्ड। कि संवहन मंडल की उत्पत्ति पहली बार हमने संवहनी पादप किसे कहा? टेरिडोफाइट। ठीक है। विषम बीजाणुकता भी किसमें है? टेरिडोफाइट। ठीक है। नाशपाती के आकार के युग्मक भूरे शैवाल में, और अंड युग्मक की यदि हम शैवाल में देखें तो वोल्वॉक्स और फ्यूकस। एनसीईआरटी की लाइन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। अर्धसूत्री के बारे में गलत कथन की पहचान करें। क्या इनमें सेपरेशन होता है, यानी गुणसूत्र का सेग्रीगेशन होता है? होता है। तो हम बोलते हैं डिसजंक्शन होता है, विसंयोजन होता है गुणसूत्र। हमने देखा एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्र अलग होते हैं। क्या इससे विभिन्नता आती है? क्यों आती है? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है। एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ। बिल्कुल आता है कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जब दोनों हो जाए, प्रथम भी और द्वितीय भी, तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। क्या डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है कि दो बार होता है बेटा? एक बार होता है। केवल कब? पहली अवस्था अंतरावस्था में G1 S और G2 के दौरान। अंतराल अवस्था में या इंटरकाइनेसिस में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। अंत पृथ्वी जालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब गलत पूछा है। एसीआर में क्या राइबोसोम नहीं होते? बिल्कुल, एसीआर में राइबोसोम नहीं होते। क्या प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर प्रेजेंट? क्या प्रोकैरियोट्स में केवल आरईआर होते हैं? अरे नहीं बेटा, आरईआर क्यों होंगे प्रोकैरियोट्स में?
क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो कोई भी झिल्ली युक्त अंगक पाया ही नहीं जाता, तो यही गलत है। फिर भी देखते हैं, क्या ACR इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस? बिल्कुल, ACR में लिपिड बनता है। एंड RER हैज राइबोसोम अटैच्ड टू ER? बिल्कुल, RER वो ER होते हैं जिस पर कौन जुड़े हुए हैं? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा? असर्शन रीजन इन मोनोकोट ट्राइकोम्स आर एब्सेंट? बिल्कुल, ये NCERT की लाइन है बेटा और PYQ बेस्ड भी है, ध्यान रखना कि मोनोकोट में यूजुअली ट्राइकोम्स क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं। तो यूजुअली अधिकांश रूप से ट्राइकोम या तो चीरोम क्या होते हैं? अनुपस्थित। सॉरी, क्या लिखा है? अच्छा, यहाँ देखो ट्राइकोम्स आर एब्सेंट लिखा है, लेकिन यहाँ त्वचीरोम पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते लिखना है, ध्यान रखना है। यहाँ नहीं आएगा, अपन करेक्ट करवा देंगे एक बार उसको। तो मोनोकोट में ट्राइकोम सामान्यतः क्या होते हैं? अनुपस्थित, नहीं पाए जाते। ठीक है, अगली बात करें, इन मोनोकोट स्टेम ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल? बेटा ये ग्राफ्टिंग था। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है बेटा? ग्राफ्टिंग की बात, एक बीजपत्री तने में कलमीकरण संभव है, तो कलमीकरण वहां संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बीजपत्री तने का जब अनुप्रस्थ काट लोगे तो उसमें संवहन मंडल बिखरे होंगे बेटा, और बिखरे हुए संवहन मंडल में कभी भी ग्राफ्टिंग नहीं होती। ठीक है, कभी भी ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती। ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है कि एक पादप का एक हिस्सा, जिसको स्टॉक, दूसरे पादप का दूसरा हिस्सा, मतलब ये आम का कोई देसी पौधा था, इसके ऊपर कोई हमने अच्छा आम है, हाइब्रिड आम का जो एक कलम है उसको हम लगा रहे हैं, ग्राफ्ट कर रहे हैं, लगाने को कोशिश कर रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, यदि ये संवहन मंडल इसके, देखो यदि ये आम की बात नहीं करेंगे, मोनोकोट में क्या होता है, यहाँ संवहन मंडल का अरेंजमेंट बिखरा हुआ होता है, यहाँ भी बिखरा हुआ है। जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे बेटा, तो इनके संवहन मंडल आपस में जुड़ नहीं पाते, तो जल का संवहन होता है, ऊपर आता है, जल ऊपर आएगा लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो मूल जो है वो अवशोषण करना कम कर देगी मूल पानी का, और ऐसे करके धीरे धीरे दोनों आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार की क्रिया जिसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जिसे कलमीकरण बोलते हैं, ये किसमें संभव नहीं है? एक बीजपत्री में संभव नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें संवहन मंडल बिखरे, दूसरा इनमें कभी भी द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, ये भी एक कारण है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ट्राइकोम यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। एंड आंसर कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोला बेटा? टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन? बिल्कुल नहीं होता बेटा। चतुष्क का निर्माण जो है हमें पता है, का निर्माण तो होता है युग्मपट में यानी जाइगोटीन में, और दिखता कब है? जब स्थूलपट होता है, यानी कौन सा? पैकाइटिन होती है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट? बिल्कुल, एनाफेज के दौरान गुणसूत्र बिंदु विभाजित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन? बेटा टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज बेटा, ये उपांति भवन जो है लास्ट में डाइकाइनेसिस में होता है, ठीक है, पारगति क्रम में होता है। न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज? बिल्कुल, ये इसी के कारण इस अवस्था को, इस अंत्यावस्था को हम रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके दौरान केंद्रिका गोल्जी का ER जो है वो पुनः निर्मित हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम? नहीं बेटा, जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा हम जानते हैं वो सिस्टर में होता है कि नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर में होता है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? नॉन सिस्टर, तो ये भी गलत है। ये आंसर देखें, यदि हम यहाँ तो गलत पूछा है कि करेक्ट पूछा? करेक्ट पूछा है, तो सेकंड और फोर्थ कौन से में आ रहा है बेटा? सेकंड में आ रहा है, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड? बेटा लाइट रिएक्शन जब भी होती है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब भी लाइट रिएक्शन होगी, प्रकाशीय अभिक्रिया होगी, तो इसमें किसका निर्माण होगा? तो हम जानते हैं लाइट रिएक्शन जब भी होती है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, थैलेकोइड के अंदर होता है, इसके दौरान हम ATP बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? NADPH2। ठीक है, ATP बनती है, NADPH2 बनता है, और तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, और साथ में यहाँ वाटर का ब्रेकडाउन होता है, तो क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। तो क्या ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग आर फॉर्म? तो इसके दौरान ATP बनता है। हाइड्रोजन डोनर की एक्सेप्टर? बेटा ये बन गया है और ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो ये हाइड्रोजन क्या है? डोनर। यदि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है? NADP। तो इन NADP और NADPH2 में से, दोनों में से किसका निर्माण होता है? NADPH2 का। यानी ये हाइड्रोजन क्या है? डोनर है। ये क्या था? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो फॉर्मेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन डोनर का, और साथ में क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन। तो हमें पता है कौन सा आंसर आएगा? थर्ड, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान हमने ATP भी बनाया,
NADPH2 भी बनाया जो कि हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, कौन सी रिएक्शन के लिए, डार्क रिएक्शन के लिए, तो हाइड्रोजन दाता दिया, और साथ में क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन, यानी आंसर कौन सा आएगा, थर्ड। अच्छा, ग्राही क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ग्राही ये है और ये क्या है, दाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्या बोल रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी, जब माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा ईटीसी होती है तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स, सॉरी थर्ड कॉम्प्लेक्स, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स। चलो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है और ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। इनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स फोर ओकर वाया, बेटा इनके बीच में होता है साइटोक्रोम सी। कौन होता है, साइटोक्रोम सी। तो जब ईटीएस होती है तो थर्ड कॉम्प्लेक्स से फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम किसका है, साइटोक्रोम सी। कितने ऑप्शन में बेटा, 2 ऑप्शन में, ये तो हट गया। एंड वाइल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से रिमूव होती है, यहां से, सॉरी ऑक्सीजन कहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है यहां से, यानी कौन सी, तो हम बोलेंगे वाइल ऑक्सीजन रिमूव द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम साइटोप्लाज्मा की मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि पहला तो हम बोलेंगे थर्ड से फोर्थ तक इलेक्ट्रॉन को कैरी कौन कर रहा है, साइटोक्रोम सी, और यहाँ ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को रिमूव, और इधर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कहां से कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ रहे हैं, और साथ में हाइड्रोजन H+ आयन को रिमूव कहां से कर रहा है, तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, यानी आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। One of the salient feature not included double helix structure of DNA। निम्न में से कौन सा डीएनए की कुंडली संरचना की विशेष विशेषता नहीं है, ठीक है। The backbone is constituted by sugar phosphate and the base project outside। बेटा यही गलत है, इनवर्ड होता है बेस, ठीक है। देखो ये मान लो कि एडिनाइन है तो ये शुगर से जुड़ा होगा और यहाँ पे एक फॉस्फेट होगी, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, थाइमिन जोड़ दो, यहाँ शुगर और यहाँ पे थाइमिन, डबल बॉन्ड से जोड़ो एडिनाइन, यहाँ पे शुगर, यहाँ पे शुगर, ये दोनों जुड़े होंगे फॉस्फेट से, ये दोनों जुड़े होंगे फॉस्फेट से, तो बेस का अंदर की तरफ है भाई, बेस का अंदर की तरफ, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको क्या बताना था, गलत बताना था। चलो अगला सवाल चेक करते हैं, मैच द कॉलम। सबसे पहले AUG किसको कोड करता है, सर मेथिओनिन को कोड करता है, ठीक है। तो E2 सब में है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है, ठीक है। फिर CCC किसको कोड करता है, प्रोलिन को कोड करता है, मतलब D5 यहाँ नहीं है, हटा दो, ठीक है। फिर UUU फिनाइलएलानाइन को कोड करता है, मतलब 3 A3 कहाँ दिख रहा है, A3 दोनों में भाई, ठीक है। फिर GGG ग्लाइसिन, तो इसका आंसर क्या बनेगा, B4 एक में ही है बेटा, 1 आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 1, क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 3, B हो जाएगा 4, C हो जाएगा 1, ठीक है, और D हो जाएगा 5 और E हो जाएगा 2, ठीक है। तो आंसर बनेगा 1। चलो अगला सवाल चेक करते हैं, क्या दिया हुआ है हमको, असर्शन रीजन दिया हुआ, द रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर में से अलग करने के लिए घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण का उपयोग करते हैं, जहां विभिन्न शिखर बनते हैं। बिल्कुल सही, 2 शिखर बनते हैं सर, देख लो, एक हाई पीक आती है, एक लो पीक आती है, एक बड़ी पीक और एक छोटी पीक, ठीक है। द बल्क डीएनए फॉर्म्स माइनर पीक, बेटा बल्क डीएनए माइनर पीक नहीं बनाता, ये तो सैटेलाइट डीएनए की पीक है। किसकी पीक है, सैटेलाइट डीएनए की पीक है, और ये किसकी है, बल्क जीनोमिक डीएनए की पीक है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, रीजन गलत है, असर्शन सही है, आंसर आ जाएगा 3, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इट इनकरेक्ट, ठीक है। अगला सवाल आ जाओ, इन Welsel-Stahl's experiment the E. coli cell with heavy DNA is continuously grown for 3 generations। कितनी जनरेशन तक ग्रो करवाया है, 3 जनरेशन तक। कैसे मीडियम में, N14 वाले मीडियम में। तो ये लो सर, ये क्या है N15, ये क्या है N15, इसको ग्रो कहाँ करवाना है, ऐसे मीडियम में ग्रो करवाना है जहां पर N14 हो, क्या है N14 हो। चलो देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये आ गया आपका N15, ये आ गया आपका N15, ठीक है।
फिर ये आया N14, ये आया N14, ठीक। अब देखो फिर से ये वाला तो N15 एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये N15 है और एक ये N15 एज इट इज रहेगा, ठीक। क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा N14 और इस वाले N14 से एक और DNA बनेगा N14 और ये N14, ये N14 और ये N14, ठीक है। लास्ट जनरेशन देख लो सर, ये आ गया N15, एक और N15 रख दो यहीं पर, ठीक है। ये N15, ठीक है। फिर इस N14 से बनेंगे दो, ये N14, ये भी N14, फिर इसके बनेंगे चार, 1 2 3 4, ठीक है। ये भी N14, 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 N14 और ये बनेगा N14, फिर इससे बनेंगे चार, ये दोनों भी N14 वाले। तीसरी जनरेशन के बाद रेशियो क्या आएगा? तो दो होंगे हाइब्रिड, ठीक है। किसका किसका पूछा है? N15 का पूछा है। N15 0 हो गए सर, N15 क्या हो गए? 0, ठीक है। और N14 कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। ये कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। और N14 कितने हो गए? तो सर ये हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। और रेशियो निकालना है तुमको, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? 0:1:3, सेकेंड आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक। ये सही बनाया ना अपन ने, 4 के 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनेगा ना N14, 8 हो गए टोटल। तो 0:1:3, आंसर आ जाएगा 2। अगला सवाल चेक कर लो सर। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली इन द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन में किन पदार्थों का सक्रिय पुनर्अवशोषण होता है? सर ग्लूकोज का होता है और सोडियम आयन का होता है, ठीक है। पीसीटी से होता है और डीसीटी से होता है। अगला सवाल आ जाओ। थैलेमस इज रैप्ड बाय द सेरेब्रम, सही बात है। थैलेमस सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क से लिपटा हुआ होता है, बिल्कुल सही है। सेरेब्रम इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, नहीं बेटा, थैलेमस होगा अगर यहाँ पे क्या होता थैलेमस, तो आंसर सही हो जाता। तो ये गलत है, कारण क्या है गलत है? ये ऐसा है ना कुछ कुछ, ये तुम्हारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गई, ठीक। सिग्नल जाते हैं और आते किससे हैं? थैलेमस से जाते और आते हैं, इसलिए तो इन्हें रिले सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो असर्शन सही है और रीजन गलत है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक। अगला सवाल आ जाओ। एंट्रोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्शरी फॉलिकल, बेटा ये तो याद होना चाहिए कि गहवार किसका विशेष लक्षण है? तृतीयक पुटिका का, ठीक, तृतीयक पुटक का एक्चुअली, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंडनेस इन पुअर कंट्रीज कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग गोल्डन राइस। क्या यूज करोगे? गोल्डन राइस का इस्तेमाल करके अंधेपन को दूर किया जा सकता है। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजन इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेनिंग लीडिंग सेल, गलत है बेटा। शुक्रजनक नलिकाओं के आंतरिक क्षेत्र को अंतराली अवकाश नहीं कहा जाता, ये दो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ठीक है। तो ये वाला स्पेस कहलाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस, ये कहलाएगा इंटरस्टिशियल, ठीक है। ये तो गलत हो गया। वृषण की लीडिक कोशिका एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषण और स्राव करती है, ये सही बात है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, थर्ड आंसर आ जाएगा। हेलो बेटा, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर कुछ कन्वर्जन दिए हैं, उनमें से हमको बताना है कौन सा कन्वर्जन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का रिलीज होना भी हो रहा है। तो देखते हैं यार, कन्वर्जन ऑफ सक्सीनेट टू फ्यूमेरेट। बेटा सुनो यार, सक्सीनेट से फ्यूमरेट का कन्वर्जन होना एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर इस दौरान CO2 रिलीज नहीं होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा।
कन्वर्जन ऑफ फ्यूमरेट टू मेलेट, फ्यूमरेट से जब हम मेलेट में जाते हैं बेटा तो यहाँ पर अपन वाटर का एडिशन करते हैं, यानी कि ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, ये जलीयोजन अभिक्रिया हो गई, तो ये दोनों गलत हो गई। कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू एसिटाइल को एंजाइम में, यस बच्चों देखो यार, पाइरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए का बनना लिंक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और आप सबको पता है लिंक रिएक्शन के अंदर क्या रिलीज होती है बेटा, एक पाइरुविक से एक CO2 रिलीज होती है, और उस दौरान हम क्या करते हैं, NAD को इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन देकर हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हाइड्रोजन देकर हम बनाते हैं यहाँ पर NaDH2 का फॉर्मेशन भी होता है। तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर ये कि साहब जब हम पाइरुवेट का एसिटाइल को एंजाइम ए में रूपांतरण करते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जब हम लिंक रिएक्शन करते हैं उस दौरान हम CO2 को भी उस दौरान CO2 भी रिलीज होती है बेटा, और उस दौरान NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। मतलब कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का आना मतलब क्या है बेटा, डिहाइड्रोजनेशन, मतलब इसे ऑक्सीडेशन अपन कहेंगे बच्चों। चलो कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट, ये तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, आंसर बनेगा आपका बेटा थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। उत्तक संवर्धन प्रयोगों में केलस निर्माण हेतु मध्य पर्ण कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं। सुनो यार बच्चों, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मीजोफिल। अब देखो यार, जो मीजोफिल सेल होती है ना, वो आपकी प्राइमरी परमानेंट सेल होती है, प्राइमरी परमानेंट या प्राथमिक स्थायी उत्तक, ठीक है बेटा। आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म केलस। अब इससे हमको क्या बनाना, केलस। केलस का मतलब होता है यार मेरिस्टेमेटिक सेल का ग्रुप, केलस कहलाता है। अब परमानेंट को मेरिस्टेम में अपन को चेंज करना है, ठीक है। तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे यहाँ पर बेटा, ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, सॉरी, हम करेंगे बेटा डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डी डिफरेंशिएशन के द्वारा हम मीजोफिल सेल यानी कि परमानेंट सेल को किसमें चेंज कर देंगे, केलस के अंदर, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर चेंज कर देंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, डी डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि आपका निर्विभेदन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। कौन सी कंडीशन है जो ऑटोगेमी को और जिटनोगेमी दोनों को ही क्या करती है बेटा, दोनों को ही रोकती है। चलिए, मोनोसियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, गलत। देखो मोनोसियस प्लांट उसे कहते हैं जिसके अंदर आपका यूनिसेक्सुअल मेल हो और यूनिसेक्सुअल फीमेल दोनों ही हो बेटा। तो ऐसी कंडीशन में ऑटोगेमी, ये प्लांट कौन सा हो जाएगा, मोनोसियस। ऐसी कंडीशन में ऑटोगेमी तो रुक जाएगी, लेकिन बेटा यहाँ पर जिटनोगेमी होगी, तो ये गलत है। हमसे पूछ रहा है दोनों ही रुक जाए, ऑटो जिटनोगेमी, ठीक है। डायोसिस प्लांट बियरिंग ओनली मेल फीमेल, यस, ये आपका आंसर होगा बेटा। डायोसिस प्लांट के अंदर मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट होता है। मेल के अंदर आपका बेटा मेल फ्लावर होगा और फीमेल के अंदर आपका फीमेल फ्लावर होगा। देखो इस कंडीशन में ना ऑटोगेमी होगी ना जिटनोगेमी होगी, यस बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोगेमी तो होगी ना बेटा, जीनोगेमी नहीं होगी तो फिर पोलिनेशन कैसे होगा, ठीक है। तो डायोसिस प्लांट के अंदर जिनमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल अलग होता है, इनके अंदर आपकी जो जिटनोगेमी और ऑटोगेमी यानी कि स्वयुग्मन और सजातीय परागण ये दोनों ही नहीं होता, आंसर बनेगा आपका बेटा सेकंड। चलिए नेक्स्ट, केस्टर एंड मेज। केस्टर और मेज के अंदर पहले तो बताओ, केस्टर और मेज जो है ना बेटा, केस्टर और जो आपका मेज है ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल है कौन से प्लांट का, मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल है। मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल मेल भी होगा फीमेल भी होगा बेटा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी आर प्रिवेंट, गलत हो जाएगा यार। देखो ऐसे प्लांट के अंदर इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, यहाँ पर बच्चों ऑटोगेमी तो रुक जाएगी, ऑटोगेमी तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जिटनोगेमी की चांसेस है। तो ये तो गलत हो जाएगा कि ऑटोगेमी जिटनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो रही है, ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। जिटनोगेमी इज नॉट प्रिवेंटेड बट ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड, जिटनोगेमी इज नॉट प्रिवेंटेड, ठीक है। जिटनोगेमी इज नॉट प्रिवेंटेड बट ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड, यस, ये आपका सही हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पर ऑटोगेमी तो ऑटोगेमी नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिटनोगेमी होगी, यही तो बोल रहा है जिटनोगेमी इज नॉट प्रिवेंटेड, मतलब जिटनोगेमी तो होगी पर ऑटोगेमी क्या होगी, नहीं होगी बेटा। तो ये आपका आंसर बनेगा यहाँ पर कि अरंडी और मक्का जो कि मोनोसियस प्लांट उभयलिंगाश्री प्लांट है, ऐसे प्लांट के अंदर सजात पुष्पी परागण तो होता है किंतु स्वपरागण की संभावना नहीं होती है बेटा। चलिए यार नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज मतलब हो गया फ्लोक्स, फ्लोक्स मतलब हो गया बैक्टीरिया और फंजाई का ग्रुप बेटा। इज सेंट वेयर इट सर्व एज ए इनोकुलम, बच्चों कुछ मात्रा जो होती है एक्टिवेटेड स्लज की वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से कहाँ भेज देते हैं हम, एरिएशन टैंक में भेज देते हैं या वायु टैंक में भेज देते हैं इनोकुलम की तरह, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट,
phylogenetic system of classification assume that organism belong to the different taxa have a common ancestor। गलत हो जाएगा बेटा, क्यों हो जाएगा? वर्गीकरण की उद्विकासी प्रणाली ये मानती है कि विभिन्न वर्गों से संबंधित जीवों का एक समान पूर्वज होता है। विभिन्न वर्गों को नहीं बेटा, समान वर्गों से संबंधित जीवों का जो होता है वो समान पूर्वज होता है। ये होता तो सही होता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? डिफरेंट टेक्सा हैव सेम एंसेस्टर। नहीं बेटा, सेम टेक्सा हैव सेम एंसेस्टर। ठीक है, गेमा आर ग्रीन यूनिसेलर सेक्सुअल बर्ड। गलत यार, गेमा जो होती है मल्टी सेलर होती है और एसेक्सुअल बर्ड होती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा? गलत हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ड्यूटेरोमाइसीटीज प्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड जू स्पोर। गलत हो जाएगा बेटा, ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर एसेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया कहते हैं हम। The basidiosspores are exogenous spore where ascospores are produced। बहुत सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं आपके बेसिडियोस्पोर, और एस्कोस्पोर जो कि सेक्सुअल स्पोर है ये आपके एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो पहला गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। आंसर बनेगा आपका थर्ड बेटा। नेक्स्ट देखते हैं 98। The internodal elongation and petiole elongation in deep water rice plant are stimulated by। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जलमग्न धान के पौधे में पर्व यानी कि इंटरनोड। देखो यार, जलमग्न धान का पौधा है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका तना है बेटा, ठीक है, ये बीच में आपकी ये इंटरनोड हो गई, ये दो नोड हो गई, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये आपकी लीफ निकलती है, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन पर्णवृंत या पेटियोल, ठीक है, और ये हो गई इंटरनोड, ठीक है। चलो, अगर इस पौधे को इस जल से बाहर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरनोड की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी या फिर आपके पेटियोल की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, जिससे लीफ बाहर आ जाएगी। ये काम कौन करता है? इंटरनोड और पेटियोल, पर्णवृंत और इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने का काम कौन करता है? सबको होता है यार, इथाइलिन करता है बच्चों। तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा कि पर्व और पर्णवृंत की लंबाई बढ़ाने को उत्प्रेरित कौन करता है? इथाइलिन करता है। चलिए नेक्स्ट। पौधे के विभिन्न समूहों के बीच पौधे में अगुणित द्विगुणित अवधि में अंतर होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? बेटा, जितने भी प्लांट है यार, एल्गी, ब्रायोट, एरिडो, जिम्नो, एनजियो, उनके जीवन काल में दो स्टेज देखने को मिलती है, गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक, ठीक है। गेमेटोफाइटिक स्टेज जो होती है वो हेप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइटिक स्टेज डिप्लॉइड होती है। गेमेटोफाइट का काम होता है गेमेट का फॉर्मेशन करना, और स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर का फॉर्मेशन करना। बारी बारी से ये दोनों स्टेज देखने को मिलती है, और इसे अपन बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीडी एकांतरण। अगला सवाल देखते हैं सर। वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल वर डायनासोर, आउट ऑफ विच टेरानोसॉरस रेक्स। कौन सा बेटा? टेरानोसॉरस रेक्स कितने फीट का था? 20 फीट का था। इसका आंसर आएगा सेकंड आंसर आएगा। चलो अगला आ जाओ। द मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर ऑफ एकाइनोडर्मेट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या प्रेजेंट होता है एकाइनोडर्मेट में? जल संवहन तंत्र होता है, ठीक। अगला सवाल आ जाओ सर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज इनकरेक्ट वन फॉर पॉरीफेरा। निम्न कथनों को पढ़िए और पॉरीफेरा के लिए असत्य चुनिए। क्या बताना है सर? असत्य या गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। चलो देखते हैं। वाटर कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है? हाँ होता है। कॉलर सेल होती हैं? हाँ होती हैं। स्पर्म और एग प्रोड्यूस इन डिफरेंट बॉडीज? नहीं, ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है? नहीं, इंटरनल होता है। तो आंसर क्या बनेगा? क्या बताना था? गलत। सी और डी। इसका आंसर बनेगा 4। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पैरापोडिया हेल्प इन फ्लाइंग इन स्विमिंग? नहीं। पैरापोडिया उड़ने और तैरने में सहायता करते हैं? नहीं करते। उड़ने में सहायता नहीं करते, ठीक है। रेडियोला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग? सही बात है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन फर्टिलाइजेशन? नहीं। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल उत्सर्जन में हेल्प करती है बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दो काम है इसके। A soft spongy layer of skull form a mental cover of visceral hump? गलत बात है। विसरल हम्प ये थोड़ी बनाता है, ठीक है, विसरल हम्प ये नहीं बनाता। रेडिकुलर भोजन किसने का अंग होता है? सही है। मेल्पिगियन नलिका निषेचन में सहायता करती नहीं करती। और करोटी की नरम और स्पंजी परत कुकुट के ऊपर प्रवार बनाती नहीं बनाती, ठीक है। मतलब आंसर क्या आ जाएगा? गलत बताना है ना, नॉट करेक्ट। ACD 3 गलत है, 103 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्या बताना है? गलत बताना है अपने को। क्या बताना है सर? गलत। देखो, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड एज मेनार्के? सही बात है। प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौवनारंभ पर होती है, जिसे ऋतुदर्शन कहा जाता है? बिल्कुल सही। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम? बिल्कुल सही बात है। अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफिन पुटिका कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है? बिल्कुल सही। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस? नहीं, एंडोमेट्रियम की वजह से ऐसा होता है। अब आर्तव ऋतुस्राव का कारण गर्भाशय पेशी स्तर की परत का टूटना है? नहीं, एंडोमेट्रियम मतलब गर्भाशय अंतः स्तर का टूटना है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन चेंजेस इन यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन? नहीं बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी। गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी और डी गलत है। हमको क्या बताना था? गलत।
तो स्टेटमेंट सी एंड डी, थर्ड आंसर आ जाएगा। क्या बोला है? द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड बिफोर हाउ मेनी ईयर्स? तो बेटा 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब इसमें 13.7 तो है नहीं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से 20 बिलियन आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 20 बिलियन। चलो अगला सवाल देखते हैं। इन ह्यूमन फिल इन द ब्लैंक्स, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन, क्या बताइए? अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ऐसा कोई दिख रहा है क्या हमको? चेक करो। इंसुलिन नहीं, बीटा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं, क्राई 1 AC नहीं, आंसर आएगा थर्ड। चेक कर लेते हैं। 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक रोजी, कौन सी? रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन मिल्क प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। ठीक है, फिर द ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर यूज्ड ऑन ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल व्हाट? पोलियो। ऐसा कहीं मिला क्या? हाँ यही है सर, रोजी भी है, पोलियो भी है, और ये क्या है? गीक। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। मानव प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन, क्या बेटा? अल्फा एंटीट्रिप्सिन का उपयोग वात स्फीति के इलाज के लिए किया जाता है। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक गाय, पारजीनी गाय है ना, पारजीनी गाय रोजी ने मानव प्रोटीन समृद्ध दूध उत्पादन किया। ट्रांसजेनिक चूहों को मनुष्यों पर इस्तेमाल किए जाने वाले टीकों की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए विकसित किया गया। ये था पोलियो। ठीक है, फिर ये था गीक। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड। अगला सवाल चेक कर लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं हमसे। When neuron is not conducting any impulses, that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable for potassium ion. More permeable आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? More permeable and nearly impermeable। ठीक है, जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते जैसा कि विरामावस्था में, तब तंत्रिका झिल्ली तुलनात्मक रूप से पोटेशियम आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। कैसी होती है? अधिक पारगम्य। ठीक है, और जबकि सोडियम आयन के लिए अपारगम्य होती है। ठीक, ऐसा कुछ है क्या? मोर परमेबल, इम्परमेबल रिस्पेक्टिवली। सेकेंड आंसर आएगा। अगला आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स? ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, नहीं। कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है बेटा। थायरोकैल्सिटोनिन रक्त ग्लूकोज के स्तर का नियमन करता है, नहीं, ये कैल्शियम लेवल का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग बर्थ, सही बात है। जन्म या प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को दीपित करता है, बिल्कुल सही। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड बाय मैल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही है। ग्रेव्स रोग थायराइड ग्रंथि की खराब कार्य करने की वजह से होता है, बिल्कुल सही। ADH stimulates the absorption of water and increase the urine production। बेटा ADH का नाम ही एंटी डायरेटिक हार्मोन है, मतलब प्रतिमूत्रता हार्मोन है। जब ये काम करता है तो मूत्रण कम होता है। A और D गलत है, मतलब पहला और चौथा गलत है। थर्ड आंसर आ जाएगा। बोलते हैं बेटा। चलिए, nomenclature of an organism is possible even when the organism is not described correctly, बिल्कुल यार गलत हो जाएगा। किसी जीव का नामकरण तब भी संभव है जब जीव का सही वर्णन, जब तक सही वर्णन नहीं होगा तब तक उसका नाम हम कर ही नहीं सकते बच्चों। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोथ गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन एज द कंटेन हेलिकल स्ट्रक्चर, नहीं यार बच्चों, स्टार्च जो होगा वो आयोडीन के साथ में आपका ब्लू कलर देगा क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर हेलिकल होती है और उस हेलिकल स्ट्रक्चर में हम आयोडीन को होल्ड कर सकते हैं। तो स्टार्च तो ब्लू कलर देगा, लेकिन ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्लू कलर नहीं देता, ग्लाइकोजन रेडिश ब्राउन कलर देता है। किसके साथ बेटा? आयोडीन के साथ में। ठीक है, तो ये भी आपका यार गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही गलत हो गए, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बोथ आर करेक्ट। स्टार्च नीला कलर देगा लेकिन ग्लाइकोजन नीला कलर नहीं देता है, आंसर बनेगा आपका फर्स्ट, दोनों ही कथन गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट C4 प्लांट शो सैचुरेशन बिहाइंड 360 माइक्रोलीटर इनवर्स, ये गलत हो जाएगा यार। C4 प्लांट जो होते हैं ना वो तो 360 पर ही सैचुरेशन दे देते हैं, 360 से ज्यादा उनको नहीं चाहिए CO2 बेटा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया यहीं पर ही। ठीक है, एंड C3 प्लांट शो सैचुरेशन एट अबाउट 450, यहाँ पर अबाउट की जगह आता है बिहाइंड बेटा, बिहाइंड 450 के बाद फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट से करते हैं आपके C3 प्लांट बेटा। ठीक है, C4 पौधे 360 सांद्रता के बाद ही, नहीं बेटा 360 पर ही सैचुरेट हो जाते हैं। चलिए, नेग्लिजिबल फोटो रेस्पिरेशन इज सीन इन द बोथ C3 एंड C4 प्लांट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, यार गलत हो जाएगा। सुनो बच्चों, C3 और C4 में, C4 में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत हो गया कि साहब C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है,
और उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर C3 पौधे के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि ज्यादा प्रकाश तीव्रता होगी तो पानी का फोटो ऑक्सीडेशन होगा, पानी टूटेगा, पानी टूटने से ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं RUP के साथ में कौन जुड़ने लग जाएगा बेटा, ऑक्सीजन जुड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि C4 में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, A, B आर इनकरेक्ट। चलिए, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वालनट इज रिलेटेड हार्मोन। देखो, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी और वालनट, कपास, चेरी, अखरोट में विरलन का जो काम होता है वो करता है आपका इथाइलिन। तो इथाइलिन इनके अलावा और क्या करता है, बस ये बताना है। इज द मेन इनिबिटरी हार्मोन, मेन इनिबिटरी हार्मोन तो FCC के होता है। क्या इथाइलिन रूट ग्रोथ और रूट हेयर के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है? कि यस बच्चों, आपका इथाइलिन जो होता है, जो कि कपास, चेरी, अखरोट में विरलन कराता है, वही इथाइलिन मूल वृद्धि और निर्माण को क्या करता है बेटा, उत्प्रेरित करता है। 112 देखते हैं बच्चों। The methods of producing thousands of plant via tissue culture is called। टिश्यू कल्चर के अंदर बेटा अपन एकते से केलस से बेटा बहुत सारे हजारों में प्लांट बना सकते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। उत्तक संवर्धन के माध्यम से हजारों पौधों के उत्पादन की विधि को सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं और यह प्रक्रिया किस सिद्धांत पर काम करती है? कोशिकीय पूर्ण सख्तता पर काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका 4। ए में माइक्रो प्रोपोगेशन आ जाएगा और बी में आ जाएगा सेल्यूलर, कोशिकीय पूर्ण सख्तता। चलिए, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इज कॉल्ड। आर्थिक महत्व के उत्पादों के लिए आणविक, आनुवंशिक और प्रजाति स्तर की विविधता की खोज को क्या कहा जाता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग या फिर अपन जैव अन्वेषण बेटा उसे कहेंगे। नेक्स्ट, एज द सीड मेच्योर इट्स वाटर कंटेंट। जब सीड मेच्योर होता है तो उसमें वाटर कंटेंट कम होने लगता है एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। सीड पानी कम होगा तो सीड ड्राई हो जाएगा एंड सीड एंटर एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर करता है, जिसे अपन बोलते हैं बेटा प्रसुप्तता या फिर डोरमेंसी। तो यहाँ पर देखो यार, ए में आ जाएगा वाटर डिक्रीज, इसलिए ड्राई हुआ और ड्राई होते ही क्या आ गई आपकी डोरमेंसी। आंसर बनेगा 3rd। घट गया पानी, इसलिए बीज शुष्क हुआ, शुष्क होने से क्या आ गई प्रसुप्तता। जैसे ही पानी देंगे वापस से बीज जर्मिनेट हो जाएगा। चलो, कुछ डायग्राम दिए, उनको पहचानना बच्चों। आपका ये सिलेजिनेला का हो गया, इक्विशीटम का हो गया, ठीक है बेटा, ये आपका साल्विया हो गया, साल्विनिया सॉरी, और ये आपका गिंगो हो गया। देखिए, ए में सिलेजिनेला, बी में इक्विशीटम, सी में साल्विनिया और डी में गिंगो। एक ही ऑप्शन में सेकंड के अंदर आंसर बनेगा 2। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जब हम स्पीसीज से कहाँ जाते हैं बेटा, किंगडम में जाते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो सबको पता है घट जाते हैं, और जब किंगडम से हम स्पीसीज में आते हैं तो उसमें कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। जैसे स्पीसीज के बाद आता है बेटा जीनस, जीनस के बाद आता है फैमिली। चलो, एक ही जीनस में आने वाले 2 ऑर्गेनिज्म एक्स और वाई, इनमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं। बशर्ते अपन फैमिली में चले तो एक ही फैमिली में आने वाले 2 इंडिविजुअल के कॉमन कैरेक्टर एक ही जीनस में आने वाले 2 इंडिविजुअल से क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब ऊपर जाने पर कॉमन कैरेक्टर घटते जाते हैं। As we go from species to kingdom in a taxonomical hierarchy, the number of common character will decrease, घट जाते हैं बेटा। जैसे जैसे हम वर्गीकरण पदानुक्रम में प्रजाति से जगत की ओर बढ़ते हैं, सामान्य विशेषताएं कॉमन कैरेक्टर घटते जाते हैं। चलिए, लाइसोसोम की बात करें अगर अपन बेटा, तो लाइसोसोम में ठीक है वेसिकल्स होता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर होते हैं। माइकोप्लाज्मा सेल जो होती है वो बैक्टीरियल सेल होती है विदाउट सेल वॉल। थाइलेकोइड जो होते हैं वो फ्लैटेंड सेक होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। और प्लाज्मिड जो होता है वो यार एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, ए के अंदर आ रहा है बेटा सेकंड, ए में सेकंड और बी में 4। चलो, एक ही ऑप्शन में सेकंड के अंदर आपका आंसर बनेगा बेटा यहाँ पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, AIDS is caused by HIV among the following which one is not mode of transmission? Transmission of contaminated blood, सही बात है। AIDS HIV के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, निम्न में से कौन सा HIV के ट्रांसमिशन का मोड नहीं है, मतलब फैलने का तरीका नहीं है? तो संक्रमित रुधिर का ट्रांसमिशन बिल्कुल है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, सही बात है। संक्रमित सुइयों से साझा करना, ये भी बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, इससे नहीं फैलता, संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाने से नहीं फैलता, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 3। अगला सवाल आ जाओ, इफ कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। एक वर्णांध पुरुष एक ऐसी स्त्री से व्यवहार करता है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मजी है। मतलब फीमेल कैसी है बेटा, फीमेल इज नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल है, और मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है। ठीक है, इनकी शादी होती तो उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना पूछ रहे हैं। लो सर चेक करो, XCX
एक्स वाई, एक्स सी एक्स और एक्स वाई। लड़के होंगे नॉर्मल और लड़कियां होंगी कैरियर नॉर्मल, ठीक है। मतलब लड़कों के इन्फेक्टेड होने की संभावना क्या है, 0%, 0%। थर्ड आंसर आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन फॉर डिसेंट्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज, मानव विकास में सर्वाधिक मान्य वंश परंपरा ऑस्ट्रेलोपैथिकस नहीं बेटा, पहले रामापैथिकस आए थे, ठीक है, फिर होमो, नहीं तो बहुत बात की बात है। रामापैथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। रामापैथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। थर्ड आंसर आएगा। अगला जो, द एक्टिविटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन आएगा यहाँ, प्रोलैक्टिन। वाइल द इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दुग्ध निर्माण की गतिविधि का नियमन प्रोलैक्टिन की क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्रोलैक्टिन की क्रिया के नियमन द्वारा होता है। जबकि दुग्ध स्राव का नियंत्रण किससे होता है, ऑक्सीटोसिन से होता है। किससे होता है, ऑक्सीटोसिन से होता है, ठीक है। लगा दो आंसर, प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन, सेकंड आंसर आएगा। अगला सवाल आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। बेटा ग्रोथ हार्मोन निकलता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता। ऑक्सीटोसिन निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। अगला सवाल, यू शेप बोन हायोइड बोन होती है बेटा, यू आकार की अस्थि जो मुख गुहा के अधर पर स्थित होती है, हायोइड बोन है। अगला सवाल आ जाओ, क्या पूछा हमसे। एडीए इज एंजाइम विच डेफिशिएंट कॉजेज डिसऑर्डर स्किड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज। सेकंड आंसर आएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज, सेकंड आंसर है। चलिए सर अगला सवाल चेक करते हैं। द सेकंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलियन और वॉल्व। बेटा अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से दूसरी ध्वनि आती है, डब। अगला लास्ट सवाल, कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। करेक्ट आंसर बताना है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा हृदय की क्रिया को संयमित किया जाता है, सही उत्तर चुने। पैरानुकंप, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कोई काम ही नहीं करता है, ठीक है। अगला आ जाओ, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय की दर और स्ट्रोक आयतन को उद्दीपित करता है। बेटा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी नर्व है वेगस नर्व। क्या नाम है, वेगस नर्व। ये वेगस नर्व जो है वो ऐसे नोड पर एसिटाइल कोलिन छोड़ती रहती है। क्या छोड़ती रहती है, एसिटाइल कोलिन, जिससे ऐसे नोड 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट नहीं करता, 70 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करता है। तो ये काम कौन कर सकता है, केवल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर सकता है। मतलब आंसर वुड बी सेकंड। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 देके रखा है, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स देके रखा है। ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन मोचित करने वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमारा ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है। जब जल टूटता है आपका H2O, जब टूटेगा तो 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 में टूटता है बेटा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन ही रिलीज होती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। तो ए का क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, ए का 4 आ जाएगा। बी का प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, इस प्रवणता से क्या होता है, इस प्रोटॉन प्रवणता सांद्रता से क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। हमने अच्छे से देखा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दोनों में। एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, लाइट को स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या आ जाएगा बेटा, पिगमेंट्स, ठीक है, ठीक है। विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करना, ये कौन से वर्णक का काम होता है, वर्णकों का काम देता है। फोटो रेस्पिरेशन कितना है, हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, जब उच्च ऑक्सीजन सांद्रता पे होता है प्रकाशीय श्वसन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, देखते हैं। डी का 2 देके रखा है और सी का फर्स्ट देके रखा है, बी का 3 देके रखा है और ए का 4। तो ये इसका आ जाएगा बेटा फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज द मिसमैच्ड पेयर पूछा है, तो ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, लाइसिन, बेसिक, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन बेटा क्या बनाता है, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA बनाता है। तो ये मिसमैच हो गया, तो ये आपका मिसमैच पूछा है, ठीक है। जो गलत है वो पूछा है, तो ये जिब्रेलिक एसिड का निर्माण नहीं करता, ये इंडोल एसिटिक एसिड का करता है। चलिए, ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट्स, सेल क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन होता है जब ट्रैकियरी एलिमेंट्स में, तो क्या होते हैं, लूज प्रोटोप्लास्ट सूख जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन द सेल वॉल, ये दो चीजें होती है। इंक्रीज प्रोटोप्लास्ट थोड़ी होगा,
अगर सेल डेड हो जाएगी तो उसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सूख जाता है। तो इसका आ जाएगा फर्स्ट वाहिका तत्वों में विभेदन के दौरान कोशिकाएं अपना जीव द्रव्य क्या करती है बेटा, खो देती है, जब भी तो वो शुष्क हो जाती है, जब भी तो वो ड्राई हो जाती है, और जब भी तो वो मृत हो जाती है, और कोशिका भित्ति में लिग्निन जमावट हो जाती है। तो इसका कौन सा आएगा, बोथ 1 और 2, इसका थर्ड वाला इसका बेटा आंसर आएगा, थर्ड वाला इसका आंसर आएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैच द कॉलम देके रखा है, एस्परगिलस नाइगर देके रखा है। तो एस्परगिलस नाइगर क्या करता है, सिट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एसिटोबैक्टर एसिटी क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाएगा। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड बनाएगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है। तो डी का 1, सी का 2, बी का 3 एंड ए का 4 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, थर्ड वाला आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एस्परगिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, इसका थर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा सहभोजिता कमेंसलिज्म का उदाहरण नहीं है। सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश, ये तो है। एपिफाइट, ऑर्किड, मैंगो, ये भी सही है, ठीक है। तो कैटल, एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ये भी सही है। ये वाला नहीं है बेटा, तो इसका आंसर थर्ड है, कैथामेलस। ये किसका है, स्पर्धा, कंपटीशन का एग्जांपल है बेटा, ये कंपटीशन का एग्जांपल होता है ये, ठीक है। कैथामेलस और बैलेनस का जो एग्जांपल है ये स्पर्धा का एग्जांपल है, स्पर्धा का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड इसका आंसर है। चलिए मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 देके रखा है फिर से। तो ए का बर्निकल ऑन वेल, ये किसका एग्जांपल है, ये इसका कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। फिर उसके बाद बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, प्रेडेशन का एग्जांपल है। फिर उसके बाद गोट एंड टॉर्टॉइज, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, गोट्स एंड टॉर्टॉइज, कॉम्पिटिशन। फिर उसके बाद लाइस ऑन ह्यूमन, ये पैरासिटिस, हमारे बालों में जो जुएं लग जाती है, मनुष्य पर जूं, किसका है, परजीविता का एग्जांपल है। बहुत सिंपल है ये वाला आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है, ए का 4 आ रहा है। बी का क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। सी का क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है। डी का क्या आ रहा है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज, ग्रेजिंग फूड चेन के द्वारा होता है, ठीक है, जीएफसी के द्वारा होता है, ग्रेजिंग फूड चेन के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है हमको, नॉट करेक्ट पूछा है। विच ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ठीक है भाई। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इकोसिस्टम इज जनरली इन्वर्टेड, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इकोसिस्टम इज जनरली अपराइट, नहीं बेटा उल्टा होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जैव भारत का पिरामिड समुद्र पारितंत्र में आमतौर पर सीधा होता है बेटा, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है जैव भारत का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। तो अमोबॉइड प्रोटोजोअन्स कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा, इसका बेटा होगा फोर्थ वाला, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं अपना फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स का बेटा 2 होता है पैरामीशियम, और स्पोरोजोअन्स का बेटा इसका एग्जाम्पल होगा अपना प्लाज्मोडियम, ठीक है, स्पोरोजोअन्स का प्लाज्मोडियम। तो डी का देखो अपना 1 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा बी।